सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं और पुस्तक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और इस कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो आज से पूर्व में हम लोगों ने शुभाशुभ प्रकरण पढ़ा, नक्षत्र प्रकरण पढ़ा। अब हम लोग आज से संक्रांति प्रकरण पढ़ेंगे। संक्रांति का मतलब क्या होता है? तो जब सूर्यदेव, संक्रांति का मतलब यह है कि जब सूर्यदेव एक राशि से निकलकर, यदि सूर्यदेव अभी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी सूर्यदेव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, 2-3-4 दिन हुआ प्रवेश किए हुए। तो तुला राशि से पहले एक कन्या राशि में थे, यानी कि 6 नंबर की राशि कन्या राशि में थे। तो कन्या राशि से जब सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश किए अपने गति से, ग्रहगण तो हमेशा अपने एक निश्चित गति से भ्रमण करते रहते हैं। हालांकि सूर्य की गति तो अस्थिर है, पृथ्वी की गति तो चाहे जो भी बात हो। तो जब सूर्यदेव जब कन्या से तुला में प्रवेश किए तो वहीं प्रवेश के समय को संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव की एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के समय को संक्रांति कहा जाता है। अब हम लोग पुस्तक की बात पढ़ते हैं। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि तीनों पूर्वा भरणी मघा नक्षत्र में यदि रविवार हो और उस रोज सूर्य की संक्रांति हो तो घोरा नाम से होता है। घोरा नाम उस संक्रांति का होता है। वह शूद्रों को सुख देती है। यहाँ पर शूद्रों का मतलब ये नहीं कि जाति विशेष, यहाँ पर यह बात है कि जो व्यक्ति सेवावृत्ति वाली काम करते हैं, कार्यों के वर्गीकरण पर आए, तो जो लोग सेवावृत्ति से संबंधित काम करते हैं उनके लिए यह अच्छा होता है। हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित नक्षत्र में यदि यह तीनों में से कोई एक नक्षत्र हो और सोमवार को दिन जो हो, सोमवार हो, तो उसका नाम ध्वांशी होता है। इस संक्रांति का यह पूरे महीने यह जो है यह कितना लाभ देता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि सोमवार दिन हो और अश्विनी पुष्य या अभिजित नक्षत्र में सूर्य की व्यतीत हो रहा हो और उस समय सूर्य की संक्रांति हो तो उसका नाम ध्वांशी होता है और यह वैश्यों को सुख देती है। वैश्य का मतलब यह हुआ व्यापार करने वाले लोग। वैश्य को बनिया ही कहते हैं ना। तो जो व्यक्ति व्यापार करता है उसके लिए अच्छा होता है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिखा नक्षत्र में मंगलवार को, यानी कि इन नक्षत्रों और मंगलवार दिन हो तो जो संक्रांति होती है उसका नाम महोदरी है। वह चोरों को सुख देती है। चोर तो मतलब कहने का मतलब जो बगैर कमाए हुए छल के द्वारा अगर हम किसी की संपत्ति लेते हैं, धन लेते हैं, उसे चोरी की संज्ञा दी गई है। चोरी भी कई प्रकार के होते हैं तो उनके लिए अच्छा है। मृगीसरा रेवती, मृगीसरा रेवती चित्रा, मृगीसरा रेवती चित्रा अनुराधा नक्षत्र में बुधवार को संक्रांति होती है। उसका नाम मंदाकिनी होता है। यह क्षत्रियों को सुख देती है। क्षत्रियो मतलब कि ये होता है अधिकार वाले काम, यह होता है अधिकार वाले काम, राजा महाराजाओं के या जिनके नीचे ढेर सारे लोग काम करते हैं
या जिनके बोले हुए बात पर लोग चलता है, जैसे पदाधिकारीगण, जैसे वहां हम लोगों ने कहा सेवक यानी कर्मचारी, तो ये पदाधिकारीगण के लिए अच्छा होता है। मृगीसरा, हाँ। हाँ, मंदाकिनी नाम होता है, उसको क्षत्रिय सूक्त थी। तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन जो संक्रांति होती है उसका नाम मंदा होता है। यह ब्राह्मणों को सुख देती है। ब्राह्मणों का मतलब यह हुआ कि जो अध्ययनशील हैं या अध्ययन करते हैं, उदार स्वभाव के हैं, सात्विक स्वभाव के हैं, वेद पाठी हैं, साधु संत हैं, इनके लिए यह अच्छा फल देता है। हाँ, हेलो। हेलो। आशीर्वाद। अच्छा, ठीक है, बताओ भाई। तो ब्राह्मणों को सुख देती है, यानी कि जो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। विशाखा कृतिका नक्षत्र शुक्रवार को जो संक्रांति होती है उसका नाम मिश्रा होता है। यह पशुओं को सुख देती है। मूल ज्येष्ठा आद्रा अश्लेषा शनि में शनिवार को जो संक्रांति होती है राक्षसी होती है, राक्षसी नाम होता है, उस चंडाल को सुख देता है। इस प्रकार से शब्दों के अनुरूप हम सबों को समझना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए, उसकी सारणी भी दी गई है, इसकी सारणी भी यहाँ पर दी गई है। दिन रात्रि के विभाग से संक्रांतियों के शुभाशुभ फल। अब संक्रांति कभी सूर्योदय के तुरंत बाद होता है, कभी दोपहर के आसपास में होता है, कभी संध्या काल में होता है, कभी अर्धरात्रि से पहले, कभी अर्धरात्रि के बाद में होता है। तो कब संक्रांति होगा तो क्या फल होगा, इसके बारे में बतलाया जा रहा है। मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक के संक्रांति प्रकरण के दूसरे श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि संक्रांति कब होगी तो उसका फल हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिन मान के तीन भाग करके यह विचार करना चाहिए। अब दिन मान क्या होता है, तो दिन मान का मतलब यह होता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में जो समय होता है उसे दिनमान कहते हैं। तो यदि सूर्योदय 7 बजे सुबह में हो रहा है और सूर्यास्त यदि 5 बजे शाम में हो रहा है, तो दिनमान कितना हुआ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तो घटी पल में बतलाए जाते हैं पंचांग में। अब यहीं पे दिनमान के लिए अब हम लोग यहाँ पंचांग से भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिनमान दिया गया है। ये क्या है, दिनमान है। ये कौन सी महीना है, तो माघ, रुकिए, कार्तिक अभी ला है, कार्तिक शुक्ल पक्ष। आज कौन सी तारीख है, मंगलवार दिन, रुकिए यहाँ पर आ जाइए। हाँ, यह कार्तिक कृष्ण पक्ष है। मंगलवार दिन है। अमावस्या तिथि में सूर्योदय हुई है। जो अमावस्या तिथि शाम के अमा अमावस्या तिथि शाम के, हम अभी क्लास में हैं, तो क्लास ऑफ होता है, बताते हैं। अमावस्या तिथि हमारे यहाँ के यह ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 4:26 तक है। यहाँ पर देखा जाए शाम में 4:26 तक है। सूर्यास्त कब है, तो सूर्यास्त 5:40 पर है। तो दिनमान, दिनमान वैदिक ज्योतिष के अनुसार घटी पल में दिया गया रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार घटी पल में दिया गया रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है 28-19, यह घटी पल में है। यदि घटी पल नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देखें कि यह सूर्योदय का समय है और यह सूर्यास्त का समय है, 6:20 से लेकर 5:40 तक। इस बीच के दूरी को दिनमान कहते हैं।
यह दिनमान घटते बढ़ते रहते हैं। सर्दियों में दिनमान छोटा हो जाता है, गर्मियों में दिनमान बढ़ जाता है। सर्दियों में रात्रिमान सर्दियों में बढ़ जाता है और गर्मियों में रात्रिमान कम हो जाता है। लेकिन दिनमान एवं रात्रिमान यदि दोनों का योग किया जाए, दिनमान एवं रात्रिमान दोनों का योग किया जाए तो 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो इसी दिनमान के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि दिनमान को 3 भाग करके यदि यहाँ पर मान लिया जाए कि 7 बजे से ले सूर्योदय हुआ, 5 बजे सूर्यास्त हुआ, कितने देर बीच में समय बचा? 10 घंटे बचा। इस 10 घंटे को 3 भाग करेंगे, तो 3 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे 20 मिनट हुआ। यह विचार करना चाहिए कि प्रथम भाग में सूर्य की संक्रांति हो तो क्षत्रियों का, दूसरे भाग में संक्रांति हो तो ब्राह्मणों का, तीसरे भाग में यदि संक्रांति हो तो वैश्यों का, सूर्यास्त काल में हो तो शूद्रों का। नाश करने वाली होती है। नाश का मतलब यह हुआ कि यदि प्रथम समय में संक्रांति हो रही है तो क्षत्रियों का कुछ ना कुछ नुकसान। अब उस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, ये भी केवल ये नहीं संक्रांति हो जाने से ही नुकसान होता है, सो यह तो कुछ प्रभाव देता ही देता है। अन्य प्रकार की भी स्थितियां, देश काल परिस्थिति अपने कुंडली के या अपने स्थिति के अनुसार भी फल देता है। लेकिन हाँ, यदि उधर भी खराब हो तो यह भी खराब जुड़ जाता है। कई चीजों को मिलकर एक वस्तु स्थिति बनती है। यदि खराब कोई समय होने वाला है, कोई कार्य होने वाला है, तो कई परिस्थितियां एकाएक प्रतिकूल होती है, तब कोई एक खराब काम होता है। कई स्थितियां एकाएक जब अनुकूल होती है तो मेरा कोई हम सबों का एक कोई काम शुभ होता है। इसलिए इसको भी अशुभ स्थितियों में रखा जाता है और कई प्रकार की अशुभ स्थितियां बनती है तो रात्रि के प्रथम पहले पहर में संक्रांति हो तो पिशाचों और भूतों का, दूसरे पहर में हो तो राक्षसों का, तीसरे पहर में हो तो नटों का, चौथे पहर में पशुपालकों का, सूर्योदय काल में पाखंडियों का नाश करती है। मकर की संक्रांति को उत्तरायण और कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे 14 जनवरी को के आसपास में जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, वहां से तो सूर्यदेव उत्तरायण चले जाते हैं, हो जाते हैं और धीरे 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 दिन बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। और जो ही कर्क की संक्रांति होती है, यानी कि 6 महीने, जब मकर की संक्रांति होती है तो 6 संक्रांति, साल भर में पूरे 12 संक्रांति होती है, 12 राशियां हैं, 12 संक्रांति। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ एवं मिथुन राशि में जितने सूर्यदेव रहते हैं तो यह उत्तरायण काल कहा जाता है। और की संक्रांति को दक्षिणायन कहते हैं, यानी कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में जब सूर्यदेव रहते हैं तो दक्षिणायन होता है। अब शेष संक्रांतियों के नाम यहाँ पर बतलाए जाए। धनु, मिथुन, कन्या, मीन की संक्रांति खडसी मुख नाम है। तुला मेष का नाम विभु नाम है। सिंह, वृश्चिक एवं वृषभ, कुंभ की संक्रांति विष्णु पद नाम है। जब जिन जिन चीजों का हम लोगों को दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है, उन चीजों को हम सबों को आवृत्ति करके समझना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि संक्रांति का पुण्य काल कब होता है। कभी कभी इसमें ऊहापोह की स्थिति बन जाती है, ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। सूर्य की संक्रांति जिस समय हो उससे पहले और पश्चात 16 दंड
पुण्यकाल मानना चाहिए। यह एक सार्वभौमिक बातें हैं। यह एक सार्वभौमिक बात है। सूर्य की संक्रांति जिस समय हो उससे पहले और पश्चात 16 घटी, 16 दंड। एक दंड कितने को कहा जाता है? तो 24 मिनट को। एक दंड कितने देर को कहा जाता है? 24 मिनट को कहा जाता है। अलग अलग राशियों के संक्रांति के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग समय बतलाया गया है। किसी का कुछ कम भी बतलाया गया है। यदि वह हम सबों को याद न रहे तो यह एक सार्वभौमिक शब्द याद जरूर रहना चाहिए कि 16 घटी पहले से लेकर 16 घटी बाद तक पुण्यकाल होता है। गणित से पुण्यकाल जानने के लिए यह रीति है कि सूर्य के बिंब की कलाओं को 60 से गुना करके सूर्य की गति की भाग देने पर जो लब्ध हो वही संक्रांति की पुण्यकाल होती है। तो जब गणित की बात हो तब तो आजकल लोग गणित सीखता कहाँ है? पहले के जमाने में गणित सीखे जाते थे, सिखलाए जाते थे। अब यहाँ यदि आधी रात से पूर्व संक्रांति हो, आधी रात से पूर्व में संक्रांति हो तो पूर्व के दिन का उत्तरार्ध पुण्यकाल, और आधी रात के उपरांत संक्रांति हो तो पर दिन का पूर्वार्ध पुण्यकाल होता है। यहाँ पे रात्रि में संक्रांति का विशेष पुण्यकाल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि मध्य रात्रि किसे कहा जाता है? 12 बजे रात को। तो अगर 12 बजे रात से पहले ही संक्रांति हो जाए, 12 बजे रात से पहले ही संक्रांति हो रही हो तो पहले दिन, पहले दिन यानी कि जिस दिन की रात्रि में हो रहा है उसी दिन संक्रांति हो गया, उसी दिन पुण्यकाल हो गया। यदि रात्रि के 12 बजे के बाद, यदि रात्रि के 12 बजे के बाद में संक्रांति हो रही हो तो अगले दिन पुण्यकाल होता है। अब यहाँ पर यदि ठीक आधी रात्रि में संक्रांति हो तो पूर्व और पर दोनों दिन पुण्यकाल होता है। यदि सूर्योदय से पूर्व कर्क संक्रांति हो तो, यदि सूर्योदय से पूर्व कर्क की संक्रांति हो तो पूर्व दिन ही संपूर्ण पुण्यकाल, और सूर्यास्त के बाद में मकर संक्रांति हो तो पर दिन संपूर्ण पुण्यकाल होता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर दो बातें अपवाद में दी गई है, इसे हम सबों को समझना होगा। यहाँ तक तो ठीक है, विषय वस्तु स्पष्ट हो रहा है कि ठीक आधी रात्रि में यानी कि रात्रि के ठीक 12 बजे ही संक्रांति हो रहा हो तो दोनों ही दिन, पहले दिन और बाद वाले दिन, दोनों ही दिन पुण्यकाल है, जिस रोज आप अपना कर लें। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखा कि कर्क की संक्रांति यदि सूर्योदय से पहले हो रही है, कुछ क्षण पहले भी कर्क की संक्रांति हो रही है तो पुण्यकाल पहला दिन ही होगा। यह कर्क राशि के लिए यह अपवाद है। और मकर राशि के लिए यह अपवाद है कि सूर्यास्त के बाद यदि मकर संक्रांति हो तो अगले दिन, अगर मान लिया जाए कि अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, इसी पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा कि आधी रात से पूर्व संक्रांति हो तो पहले दिन। लेकिन यदि सूर्यास्त 6:30 बजे हो रहा है, यदि सूर्यास्त 6:30 बजे हो रहा है और 7 बजे मकर संक्रांति हो गई शाम में, तो यह आधी रात से पहले का ही है। इस आधार पर हम लोगों को पहले दिन ही पुण्यकाल मनाना चाहिए। लेकिन नहीं, यह एक सामान्य नियम है। विशेष नियम यहाँ है कि केवल यह मकर संक्रांति में सूर्यास्त के कुछ क्षण बाद में भी यदि संक्रांति हो रही है तो अगले दिन पुण्यकाल मनाना चाहिए। सूर्य का आधा बिंब, सूर्य का आधा बिंब सूर्य का आधा बिंब। अब संध्या काल का प्रमाण, संध्या काल कब हो सकता है?
सूर्य का आधा बिंब उदय होने से पूर्व 3 दंड, अतः अतः प्रातः संध्या, और आधा बिंब अस्त होने के बाद 3 दंड सायं संध्या जानना चाहिए। यदि प्रातः संध्या में कर्क संक्रांति हो तो सूर्योदय के अनंतर संपूर्ण दिन में पूर्ण काल, यदि सायंकाल में मकर की संक्रांति हो तो सूर्यास्त से पूर्व काल। तो संध्या का समय क्या है? संध्या का समय क्या हुआ? यहाँ पर 3 दंड कहा जा रहा है। 3 दंड का मतलब क्या होता है जानते हैं? दंड पल या घटी पल एक ही शब्द है या अलग अलग है? यहाँ पर कई विद्वान शामिल हैं, अपने विचार तो अवश्य ही देने चाहिए। यदि आप लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? यहाँ पे काफी विद्वानगण हैं, अमन खजुरिया जी हैं, जय किशोर द्विवेदी जी हैं, रंजन कुमार, राजन कुमार पांडे जी हैं। घाटी पल और दंड पल दोनों अलग अलग शब्द है या एक ही है? जय किशोर द्विवेदी जी, कम से कम आप तो बोले। राजन कुमार पांडे जी। सुरेंद्र कुलकर्णी जी। जी गुरुदेव प्रणाम। एक ही शब्द है दोनों को। दोनों एक ही शब्द है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जब व्यक्ति कोई प्रति उत्तर चाहता है तो प्रति उत्तर देना चाहिए। प्रति उत्तर तो नहीं मिलने पर, हाँ, मैं तो प्रति माया कर रहा उत्तर। था, पूजा कर रहा थोड़ा था, इस वजह से बीच में दुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का समय है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य का आधा बिंब उदय होने से पूर्व 3 दंड, प्रातः संध्या शुरू हो जाता है। आधा बिंब अस्त होने के बाद 3 दंड सायं, सायं संध्या समझना चाहिए, बाद तक 3 दंड। यदि प्रातः संध्या में कर्क संक्रांति हो तो सूर्य के अनंतर संपूर्ण दिन पुण्य काल, यानी कब हो गया था? अगले दिन। यदि सायं संध्या में मकर संक्रांति हो तो सूर्यास्त से पूर्व संपूर्ण दिन पुण्य काल होता है। यह समझना होगा। यदि नहीं समझेंगे हम लोग तो बेवकूफी होगी। यहाँ पर जो शब्द बतलाया गया कि सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति हो तो अगले दिन संपूर्ण पुण्य काल होता है, तो सूर्यास्त हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि संध्या काल में हो तो पहले के दिन ही, अगले दिन नहीं। तो संध्या काल का प्रमाण क्या है? तो आधा बिंब अस्त होने के बाद, यानी कि सूर्य देव को जब देखें कि अस्त हो रहे हैं उस समय, यानी कि आधा छुप चुके हैं, आधा दिख रहे हैं, उस समय के बाद 3 दंड सायं संध्या जानना चाहिए। तो 3 दंड का मतलब ये हुआ, एक अहोरात्र में सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बीच में कितने दंड होते हैं या कितने घटी होती है? तो 60 घटी, यानी कि एक घटी 24 मिनट का होता है। एक घटी 24 मिनट का होता है, तो 24 तिया 72, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी यदि 72 मिनट तक, यानी कि सवा घंटे के आसपास, यानी कि सूर्यास्त का जो समय है उस समय से आगे 72 मिनट से पूर्व यदि मकर संक्रांति हो रही है तो पहले के समय में ही, पहले दिन ही पुण्य काल हो जाएगा, अगले दिन नहीं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ा जाए।
और इसके बाद में संक्रांतियों का विशेष पुण्य काल है। यहाँ पर अधिक यदि है तो याद रखना चाहिए, कर्क वृष सिंह वृश्चिक कुंभ संक्रांति जिस समय हो उससे पूर्व 16 दंड पुण्य काल होता है। तुला में संक्रांति जिस समय हो पूर्व 16 दंड और पर 16 दंड मिलकर 32 दंड, अथवा पूर्व आठ मिलकर 16 दंड पूर्व पुण्य काल होता है। मिथुन कन्या धनु मीन मकर संक्रांति जिस समय हो उससे पहले 16 दंड पुण्य काल। कहने का मतलब यह है कि जब भ्रांतियां देखने को मिले तो हम सबों को पूर्व की बातें याद रखनी चाहिए। यह वैसी बातें जो सबको याद ध्यान में रखता है वह हम सबों को भी रखनी चाहिए। यहाँ पर संक्रांति के पुण्य काल के बारे में जो बताया गया कि सूर्य की संक्रांति से 16 घटी पहले से लेके 16 घटी बाद तक, या 16 दंड पहले से लेके 16 दंड बाद तक पुण्य काल होता है, इसे हम सबों को याद रखना चाहिए और इसी का अनुपालन करना चाहिए। हम्म। अब यह जो है 60 से गुने हुए अयनांशों में सूर्य स्पष्ट की गति से भाग देने पर जितने दिन आदि लब्ध हो में संक्रांति काल से उतने दिन आदि पूर्व चल संक्रमण अथवा अयन संक्रांति होती है। ये अयन संक्रांति या दान जप होम सर्व पुण्य कर्म बहुत ही पुण्यदायक। तो यह तो गणित की बातें हैं। तो यदि आवश्यकता हो तो आप लोग लिखेंगे, हम लोग गणित भी सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह नक्षत्रों की संज्ञा बतलाई गई है। नक्षत्रों की सम बृहत जघन्य संज्ञा मृगीश्वरा रेवती अनुराधा चित्रा अश्विनी पुख्य हस्त धनिष्ठा श्रवण कृतिका मघा पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा पुद्रा पूर्वा भाद्रपद मूल नक्षत्र की सम संज्ञा है। रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तरा भाद्रपद विशाखा और पुनर्वसु बृहत संज्ञा। अश्लेषा सतविका आद्रा स्वाति ज्येष्ठा और भरणी जघन्य संज्ञा। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया गया है। इसका उपयोग व्यवसाय के लिए किया गया है कि जघन्य संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति हो तो 15 मुहूर्त, बृहत संज्ञक नक्षत्रों में संक्रांति हो तो 45 मुहूर्त, सम संज्ञक नक्षत्रों में हो तो 30 मुहूर्त होते हैं। जिस महीने में संक्रांति में 15 मुहूर्त होते हैं, अन्न महंगा, लोग व्यवसाय लोग नहीं कहते हैं फला देश में कि हाँ अब अन्य महंगा होगा तो सस्ता होगा, दैनिक जीवन में इसकी उतनी उपयोग नहीं है। लेकिन हाँ ज्योतिष की बात है, हम सबों को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम्म। सभी संक्रांतियों का अपना अपना एक बल होता है, लेकिन पंचांगों में कर्क संक्रांति के विंशोपक बल की प्रधानता है। कर्क राशि की संक्रांति की प्रधानता है। इसको पढ़ते हैं। कर्क राशि की संक्रांति यदि रविवार को हो तो 10, सोमवार को हो तो 20, मंगल को हो तो 8, बुधवार को हो तो 12, बृहस्पतिवार को हो तो 18, शुक्रवार को भी 18, शनिचर को हो 5 विंशोपक बल होते हैं। अब यहाँ पर यह केवल कर्क राशि का क्यों दिया गया है? तो कर्क संक्रांति का जो बल मिलता है, कर्क संक्रांति अगर रविवार को हो रहा है तो 10, सोमवार को हो रहा है तो 20, मंगलवार को हो रहा है तो 8, बुधवार को हो रहा है तो 12, बृहस्पतिवार को 18, शुक्रवार को 18, शनिचरवार को 15। यह वर्ष विंशोपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस वर्ष कर्क की संक्रांति होती है, जिस रोज होता है, तो उस वर्ष का विंशोपक बल यह होता है। इसलिए यहाँ पर कर्क संक्रांति के अब्द विंशोपक यहाँ पर बतलाया गया है। तो अब हम आज की कक्षा में यहीं इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में हम लोग इस आगे तक पढ़ेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण विषय वस्तु है श्लोक संख्या 18 से, जो हम सबों को दैनिक जीवन में आते हैं।
दैनिक जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, और यदि यह हम लोगों की प्रतिदिन की होने वाली या आयोजित होने वाली कक्षाएं यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दे, और ताकि कक्षा में सदस्यों की संख्या बढ़ सके। यह कक्षा पूर्णतया निःशुल्क है, और हम यहाँ पर कोई ना, यहाँ पर हम सभी समभाव से, मित्रवत भाव से पुस्तक पढ़ते हैं और एक दूसरे का ज्ञान साझा करते हैं।